चलिए, आप सभी का स्वागत है ब्लू आईएएस में। आपने देखा होगा कि हम जो एस्से राइटिंग आपको देते हैं वीक में, एक एस्से हम आपको शेयर करते हैं और उसके सिनॉप्सिस भी तैयार करते हैं और वो आपको दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे आंसर्स लिख करके, निबंध लिख करके देते भी हैं। देखो, जो पिछला टॉपिक हमने दिया था, बहुत सारे बच्चों ने एस्से लिखा भी था और उनका एक डाउट था कि सर, ये बहुत सारे लोगों ने क्या किया ना कि इसको इंटरप्रिटेशन गलत कर ली। क्योंकि जब तक आप निबंध के इंटरप्रिटेशन को सही नहीं करते हैं तो आप एक, जो कहते हैं ना कि निबंध की जो लिखावट होनी चाहिए, जो निबंध लिखने में जो कॉन्सेप्ट लगनी चाहिए, वो चीजें आपको ठीक विपरीत समझने लगते हो। तो जो निबंध हमने आपको दिया था, उस निबंध का ये टॉपिक था कि एक राजकुमार का अत्याचार इतना खतरनाक नहीं है जितना कि लोकतंत्र में एक नागरिक की उदासीनता। अब तो आपको लग रहा होगा कि कैसा ही टॉपिक है भाई, कहाँ से ये मॉन्टेस्क्यू का स्टेटमेंट था। और ये मैंने क्यों पिक किया, उसका मैं कारण बताता हूँ आपको। देखोगे, इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था, ये कोट है और इस कोट का मीनिंग को बहुत अच्छे से डेमोक्रेसी के संदर्भ में इन्होंने डिस्कस किया था। और यहाँ पे क्लियर कट एक बात भी लिखी है, ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए भी टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है ये खुद न्यूज़पेपर में आपको दिया हुआ है। आप देखना, इसको जाकर के गूगल करोगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा और यहीं से हमने इस टॉपिक को पिक किया था। ठीक। अब मैं आज की क्लास में आपको ये बताऊंगा कि सपोज करो ये निबंध आपको लिखना था, है ना, क्योंकि आप लोगों में से काफी बच्चों ने निबंध लिख करके सेंड भी किया है, उनकी कॉपी उनको चेक करके वापस की है। अब सवाल ये उठता है, यदि ये निबंध को लिखना था तो सर, एक होता है ना कि आपने मान लो निबंध लिखा और हमने आपको चेक करके वापस कर दी कॉपी। एक होता है कि उस निबंध में करना कैसे था, वो भी तो बात होनी चाहिए ना। ठीक है, तो ये क्लासेस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप लोगों के लिए भी है, आप लोग भी इसको देख सकते हो, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होगा। अब सवाल देखो क्या है। आज जिस तरह की सिचुएशंस, कंटेम्प्रेरी इंडिया की बात करो, समकालीन भारत की बात करो, अभी के समय में देखो किस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो रही है। और यहाँ पे आपकी उदासीनता, नागरिक में कौन है? नागरिक में हम आते हैं, नागरिक में आप भी आते हो। तो हमारी आपकी जो उदासीनता हो किस तरह से लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, या लोकतंत्र की नींव को कमजोर करने में कितनी सहायक बनेगी, ये आप देखना। इस निबंध का यही उद्देश्य है और बहुत ही अच्छा है, बहुत स्पेसिफिक पॉइंट में मैं आपको समझाऊंगा। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि जिन लोगों ने भी ऐसे ये लिख करके हमें सेंड कर रखा है, दोबारा से अब ऐसे लिखना। क्योंकि अब तो हम इस टॉपिक को डिकोड कर दे रहे हैं। जब हम इस टॉपिक को डिकोड कर दे रहे हैं, अब तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बन जाएगी। और जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तो इस निबंध को आप दोबारा से लिख सकते हो। क्लियर? चलिए, तो इस टॉपिक को अब देखते हैं। इस टॉपिक को देखने से पहले दो चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। पहला बात, कि जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, यानी कि जब हम बात करेंगे लोकतंत्र की, तो देखो, इस एस्से को यदि हम डिकोड करते हैं, डिकोड करने का मतलब कि हम इसके डायमेंशंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं आयाम। इसके आयाम को हमें कैसे निकालना है। एक बात तो क्लियर होना चाहिए आप लोगों के मन में कि देखो, जो सत्ताधारी शासक है, शासन जो होती है, जो सत्ताधारी है, जो शासन में है, अभी आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख लो। एक तरफ अभी बीजेपी के गवर्नमेंट है, 2014 से पहले यूपीए की गवर्नमेंट थी, है ना। तो यदि इस सत्ताधारी शासन में यदि नागरिक उदासीन हो जाएंगे, नागरिक इंटरेस्ट ही न ले, ठीक है, तो इंटरेस्ट नहीं लेगा तो क्या होगा कि जो सत्ता में जो शासक हैं उनकी जवाबदेही कम होती चली जाएगी। ऐसे समझो। सबसे पहले यह समझने की प्रयास करना कि मान लो यदि मैं आपसे यह कहूं कि जब लोकतंत्र की बात हम करते हैं तो लोकतंत्र में जो नागरिक है, इस नागरिक की उदासीनता कितना गंभीर परिणाम दिखाएगा, उसके बारे में थोड़ा सा इस वीडियो को पॉज कर लो। ठीक है, इस वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और थोड़ा सा सोचो। यदि अभी आगे वीडियो मत करना,
क्योंकि आगे तो हम पूरा डिटेल कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वीडियोस में पॉज कर लो इस वीडियोस को और खुद तुम सोचो कि यदि मान लो कोई नागरिक उदासीन है, मतलब इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। इंटरेस्ट ना लेने का मतलब है कि मतदान में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है, या जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर अपना विचार नहीं रखेंगे, सरकार यदि कोई गलत कार्य कर रही है तो उसकी हम आलोचना नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करते हो, तो सोचो इसके क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हो गया, आपने सोच लिया। अब देखो, हम जब यहाँ पे बात करते हैं इस एस्से को डिकोड करने में, तो सबसे पहली बात होती है कि ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जब कोई सत्ताधारी शासन है उसमें यदि हम नागरिकों की उदासीनता की बात करते हैं तो इसका बहुत ही गंभीर परिणाम होगा। क्योंकि सत्ता में होता क्या है, आज मान लो गवर्नमेंट यदि चुनी गई है तो सत्तारूढ़ पार्टी का कोई ना कोई एक नेता है, उसी नेता के केंद्र में करके आप पूरी की पूरी पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन करेंगे। और यदि वो कोई दमनकारी नीति लेकर के आते हैं, ठीक है, तो उसमें उनकी जवाबदेही सेट तो कर नहीं पाओगे क्योंकि आप एक्टिव पार्टिसिपेशन ही नहीं कर रहे हो। यानी कि लोकतांत्रिक मूल्यों को नष्ट कर सकती है यदि व्यक्ति एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करे। यदि एक सक्रिय नागरिक है, यदि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है तो क्या होगा, लोकतांत्रिक मूल्यों को नष्ट कर सकता है। समाज में एक जो सकारात्मक परिवर्तन होती है उसको भी प्रतिबंध कर सकता है, उसकी क्षमता को प्रतिबंधित कर सकती है। यानी इस बात की यदि मैं बात करूं कि यदि इस निबंध का आपको यदि इंट्रो लिखनी है ना, यदि इसकी भूमिका लिखनी है तो भूमिका आप किस प्रकार, एक छोटी सी स्टोरी से भी आप शुरू कर सकते हो। उसमें खास करके ये बात रखना है ध्यान में, उसको लोकतंत्र के ध्यान से रखना है, डेमोक्रेसी को लेकर के चलना है। क्योंकि कुछ बच्चों ने क्या किया ना कि जब निबंध उन्होंने लिखा ना तो जो जो मैंने हेडिंग दिया था, हेडिंग में ये था कि राजकुमार का अत्याचार। अब वो चले गए पूरा मिडाइवल में किस तरह से बाकी राजाओं ने, जैसे फिरोज शाह तुगलक की बात है तो इस तरह के वो इन्फॉर्मेशन लेकर के आ गए कि कैसे राजाओं ने कैसे जो नवाब थे उन्होंने कैसे शोषण किया, इस तरह की कहानी उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। इसीलिए मैं इस पे वीडियोस लेकर के आया। क्लियर। तो अब देखो, यदि इस निबंध का आपको भूमिका स्टार्ट करनी है तो एक बात मैं आपसे क्लियर कहूंगा कि देखो, लोकतंत्र में यदि नागरिक की उदासीनता एक शासक द्वारा किए गए अत्याचार से ज्यादा कथित में होता है, ज्यादा खतरनाक होता है। उसका कारण है, मान लो कोई एक राजा है, वो एक किसी न किसी एक क्षेत्र का होगा, उसकी सीमा कैसी होगी, उसकी सीमा निर्धारित होगी। लेकिन लोकतंत्र में यदि व्यक्ति उदासीन हो जाए, लोकतंत्र में व्यक्ति एक्टिवली पार्टिसिपेट न करे, तो सोचो कि आपकी एक चुनी हुई सरकार है, आपने एक सरकार को चुना है और उसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आपने बहुत जगह से सुना होगा कि जो वोटिंग होती है, तो वोटिंग मान लो 100 लोग वहां पे वोट करने वाले, तो पता चलता है कि 55%, 45%, 48% वोटिंग हो रही है। इसका मतलब क्या है, यानी मैक्सिमम 50% से ज्यादा लोग तो एक्टिवली पार्टिसिपेट ही नहीं करते। और सोचो कि जिस सरकार को आप चुन रहे हो, सरकार के हाथ में आपने अपना पूरा भविष्य का फैसला दे दिया। 5 साल के लिए तो वो आया ना भाई, 5 साल की सरकार चुनी जा रही है, 5 साल तक तो जितने नियम कानून बनाएंगे सब आपके लिए तो बनाएंगे ही बनाएंगे। बात समझ में आ रही है, क्योंकि आपकी चुनी हुई सरकार है और आप चुनी हुई सरकार है, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप अपनी बात को वहां तक नहीं रखेंगे, यदि वो कोई गलत कार्य कर रहा है उसके लिए उसकी आलोचना नहीं करेंगे या उसमें संशोधन की मांग नहीं रखेंगे, तो फिर क्या होगा, आप शोषित होंगे, आपके जितने भी लोकतांत्रिक मूल्य हैं उसका हनन होगा, वो नष्ट होगा। और ये बहुत अच्छा टॉपिक है इससे का, आप एक तरह से लोगों की उनको एक पावर दे रहे हो, कोई पूछने वाला ही नहीं। अब मान लो दिल्ली का देखो, दिल्ली में किस तरह की बारिश हो रही है ना, बारिश हुआ, फ्लड आया, एरिया में पानी घुस गया, केंद्र राज्य केंद्र को दोषी ठहराने में लगे पड़े हैं। कोई इनसे पूछे तो सवाल, भाई आप 5 साल से ज्यादा दिल्ली में शासन कर रहे हो, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यदि एक्टिव पार्टिसिपेट न करे, जनता न पूछे उनसे सवाल, अब होता है ना कि हम अरे हम एक हमारे पूछने से क्या होगा। तो सवाल ये उठता है कि जब हम लोकतंत्र में नागरिक उदासीनता को जोड़ेंगे तो एक चीज और देखेंगे कि आखिर इस उदासीनता का कारण क्या है भाई, कोई उदासीन क्यों होता है। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, उसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो एक टीचर का कर्तव्य क्या है, एक टीचर का कर्तव्य यह है कि पता तो करे कि स्टूडेंट को क्यों नहीं मन कर रहा है पढ़ने का।
कोई तो कारण होगा, या तो उसे सीधे समझ में नहीं आ रही है, या उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही है, या कुछ और वो चाहता है, कुछ और करना चाहता है, आप जबरदस्ती उसको पढ़ा रहे हो। एक टीचर का कर्तव्य है ना, उसी तरह पेरेंट्स का भी कर्तव्य। यदि कोई बच्चा किसी चीज को लेकर के नेग्लेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो आप जानने की कोशिश करते हो। तो इस निबंध में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि व्यक्ति, यदि कोई नागरिक उदासीन होता है तो उसके कारण क्या है, क्यों उदासीन हो रहा है, पहली बात। दूसरी, यदि उदासीनता है तो उदासीनता को कम करनी पड़ेगी, हमें उसको रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए क्या प्रोविजंस हम कर सकते हैं, उसके लिए क्या कार्यक्रम हम चला सकते हैं कि व्यक्ति एक्टिवली पार्टिसिपेट करे डेमोक्रेसी में। क्लियर हो रही बात? तो सबसे पहली बात कि आपको यह बताना है भूमिका वाले पार्ट में कि यदि आप एक चुनी हुई सरकार लेकर के आते हैं और आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यदि आप उस जवाबदेही उनकी तय नहीं करेंगे, तो फिर तो वो निरंकुश हो जाएंगे, फिर तो उन्हें जो मन करेगा वो करेंगे, आप पार्टिसिपेट ही ना करो। ठीक है। दूसरा, यदि नागरिक उदासीन हो रहा है तो उसके कारण क्या है। सबसे पहली बात तो यह कि सक्रिय नागरिक है कौन। किसको कहोगे सक्रिय नागरिक, किसको कहोगे आप? पहले तो ये भी तो पता चलना चाहिए कि एक्टिव सिटीजन है कौन, जागरूक सिटीजन किसको कहोगे। क्या डाइनिंग रूम में बैठ करके सरकार को कोसना वो एक्टिव नागरिक का पहचान है, या चाय की टपरी पे बैठ करके किसी सरकार के बारे में गाली गलौज करना, या किसी पार्टिकुलर पार्टी को लेकर के एक दूसरे के साथ गाली गलौज करना, क्या वो सक्रिय नागरिक है? पहले तो ये सब चीज को समझना पड़ेगा। हर चीज की हर हर चीज का विरोध करना, क्या एक सक्रिय नागरिक है? बात समझ में आ रहे हैं? क्योंकि आप एक मंच पे तो बैठ करके डिस्कस करने के लिए तो नहीं बैठे हैं, आप किसी को क्रिटिसाइज तो नहीं करने के लिए बैठे, आप एक लॉजिकल तरीके से तर्क के आधार पे चीजों को सोचने के लिए हैं, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के नहीं। यानी कि सक्रिय नागरिक का एक लक्षण तो यह है कि वो व्यक्ति एक्टिवली पार्टिसिपेट करे मतदान में, अपने मत का अधिकार का प्रयोग करे, चुनी हुई सरकार लेकर के आए। और दूसरा, आम जन के सरकारी कार्यों के प्रति या सरकारी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, जो नीतियां लाई गई हैं, यदि वो सही नहीं है तो उसकी आलोचना भी करे, उन योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए सरकार को जवाबदेह बनाए, आम जनता को जागरूक भी करे। आपने बहुत सारा सुना होगा, सोशल सोसाइटीज होते हैं, सोशल ग्रुप्स होते हैं, एनजीओ होते हैं, एक आम नागरिक भी होता है। और यदि आप ऐसे प्रेशर्स बनाएंगे तो सरकार आपके अकॉर्डिंग कार्य करेगी। कैसे, वो एग्जांपल में बताता हूं। आप देखो आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से देखते हो ना, बहुत सारे लोग आरटीआई एक्टिविस्ट निकले, सवाल जवाब करने लगे, क्वेश्चनिंग करने लगे, इंफॉर्मेशन मांगने लगे। सरकार की कहीं ना कहीं जवाबदेही से हो रही कि नहीं हो रही? चलिए, निर्भया वाला केस के समय देख लो किस तरह की जनता एकदम सड़क पे उतर गई, सरकार को कानून लेकर के आना पड़ा कि नहीं आना पाया। तो कहने का मतलब है कि यदि नागरिक उदासीन न रहे, यदि एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, तो एक सरकार का जो कार्य करने की जो पद्धति है, या सरकार जो नीति या कानून बनाती है, उसमें अपनी जिम्मेदारी देखेगी। यदि मैं इस कार्य को सही ढंग से नहीं करता, सही उद्देश्य से नहीं लाता हूं, तो उसकी जवाबदेही हमसे मांगी जाएगी। और यदि हम ना मांगे तो फिर तो उनको जो मन में आएगा वो करेंगे। यानी कि सबसे पहले सक्रिय नागरिक को आप डिफाइन कर दो। और ये जो पीडीएफ है, आप टेंशन मत लीजिएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम चैनल में हम इसको शेयर कर देंगे, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर? अब देखो, जो हमने बात किया वो सारी बातें इसमें हमने नोट डाउन में कर दिया। अब जब हम बात करते हैं कि नागरिक उदासीन क्यों है, देखो नागरिक उदासीन क्यों होता है, उसके पीछे कोई कारण है। उदासीन न होने के कारण क्या होगा कि किसी भी मुद्दे पे अपना स्टैंड नहीं लेगा, चल रहा है जैसे वो भी चीज मिल गया, नदी की बहाव की तरह बह रहा है, उसमें हमें क्या एक्टिवली पार्टिसिपेट। उसके कुछ कारण है। कारण क्या है कि देखोगे 2013 के आसपास की मैं बात बताता हूँ। आप देखते हैं लोकपाल के बिल को लेकर के अन्ना हजारे का आंदोलन होता है,
क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या अंडर ग्रेजुएट, क्या ग्रेजुएट, बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखोगे जो नौकरियां छोड़ छोड़ करके इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। भारत छोड़ो आंदोलन तब हम लोगों की उम्र के लोगों ने तो देखा नहीं, है ना। एक नया आंदोलन उनको दिखा और लगा कि आंदोलन के माध्यम से कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है। उस आंदोलन का नतीजा देखो कि एक आम आदमी पार्टी बनती है, सरकार में आती है, और फिर उसके बाद क्या होता है वो स्थिति आपको सामने दिख रहा है। यानी कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। यदि हम आम राजनीति किसी मुद्दे को लेकर के चलते हैं, अब यदि आप किसी आंदोलन को करोगे ना तो लोग आपको हेय दृष्टि से देखते हैं, आपकी आपकी सोच पे डाउट करते हैं। उनको लगता है कि ये कुछ और नहीं करेंगे, ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे और पॉलिटिकल पार्टी को बना करके सत्ता का सुख भोगेंगे। जो काम कहेंगे कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, और फिर जिस दिन सत्ता इनको मिलेगी फिर ये वही काम करेंगे। यानी जनता का सपोर्ट आपके प्रति कम होता जा रहा है। मैं किसी पार्टी को बनने के विरोध में नहीं हूं, लेकिन उसके जिस उद्देश्य वो आए जुड़े थे उस उद्देश्य वो भटक गए, तो कहीं ना कहीं एक नए आंदोलन कहीं खड़ा होने में बहुत मुश्किल होगी। बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ करके, काम छोड़ करके लगे थे। एक अलग सा वेव चल रहा था उस टाइम, ठीक है। यानी कि एक व्यक्ति यदि जागरूक है तो राज्य सरकार के द्वारा किए गए हर कार्य का वो क्रिटिसिज्म नहीं करेगा। यदि समाज में अच्छे परिवर्तन करने के उद्देश्य से कोई कानून लाए तो उसका समर्थन भी करेगा, लेकिन वहीं पे किसी वर्ग को वंचित करने का काम करेगा, शोषित करने का काम करेगा, तो वहां पर उसका आलोचना भी करेगा। क्लियर बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इस तरह से एक जो सक्रिय नागरिक होते उनकी ये जिम्मेदारी बढ़ती है। ठीक, तो सबसे पहली बात सक्रिय नागरिक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ो। अब यहाँ पे देखोगे, ये एक दो मैंने आर्टिकल्स इसलिए यहाँ पे ऐड कर दिया था कि देखो ये जो मैंने अभी एग्जांपल्स दिया था आरटीआई का, ये सब एक हिंदू में भी एक आर्टिकल आया था, राजीव भार्गव जी का एक आर्टिकल है, ये आप सर्च कर सकते हो, वहां से देख लेना। क्योंकि इस ऐसे सिनॉप्सिस को तैयार करने के लिए हमने दो आर्टिकल का यूज किया था। एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था और एक आर्टिकल था द हिंदू का। इन दोनों को मिलाकर के हमने आपके निबंध के टॉपिक्स को हमने तैयार किया था। ठीक है, तो ये मैंने स्क्रीनशॉट में डाल दिया, आप देख लेना। जो बातें मैंने कही है ये बातें इस पॉइंट में आते हैं। अब सवाल है कि जब हमने कहा कि जब हम नागरिकों की उदासीनता के पीछे के कारण ढूंढते हैं, तो उसमें से कुछ कारण इन्होंने डिसाइड बताया था। उसमें से एक था सामाजिक पूंजी का सिद्धांत, अभिजात वर्ग का सिद्धांत, और सामाजिक आर्थिक स्थिति और राजनीति से मोह भंग होना। ये बात मैंने अभी आपको बताई कि राजनीति से लोगों का मोह भंग हो रहा है। ठीक है, कोई आंदोलन कर रहा है तो आंदोलन से उनका मोह भंग हो रहा है। करप्शन इतना ज्यादा है, पैसा होगा तो चुनाव लड़ पाओगे। बात समझ रहे हैं? यदि आपका पैसा नहीं होगा तो कैसे चुनाव लड़ोगे? या तो आपका दबंग हो, आप कोई क्राइम करें। एक शरीफ आदमी यदि आज के समय में चुनाव लड़ने जाएगा तो ऑफिशियली जब डिफाइन है कि इतने पैसे खर्च होंगे, तो आप सोचो कि एक आम आदमी कहाँ से पैसे लेके आएंगे? या तो गलत तरीके से पैसे लेकर के आए। और दूसरी बात, जो अभिजात वर्ग का जो सिद्धांत है, इलीट क्लास, एक पार्टिकुलर वर्ग ही, मुट्ठी भर वर्ग ही पूरी की पूरी राज्य में या पूरे केंद्र में अपनी छत्र छाया बनाए हुए हैं, अपनी शासन व्यवस्था बना रखे हैं। एक नया व्यक्ति तो आगे ही नहीं बढ़ेगा। अब मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ, इसको देखो। जैसे मैंने कहा कि जो एक पॉइंट है इसमें, पहला पॉइंट जो है वह सामाजिक पूंजी का सिद्धांत। अब मान लो तुम उदासीन हो, तुम्हें मतलब ही नहीं है कि राज्य में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में हो क्या रहा है। तो एक बात बताओ, जब तुम सबसे उदासीन हो जाओगे, ठीक है, सबसे तुम्हें कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ लोग जुड़ेंगे, ऐड हो पाएंगे? यदि आप लोगों को जोड़ोगे, आप समाज में उदासीन हो, आप कोई फंक्शन पार्टी हो रही है, कोई पूजा पंडाल है, किसी की शादी विवाह है, कोई भी फंक्शन हो रही है, आपको किसी से चीज से मतलब ही नहीं है। गली में पानी पूरा भरा हुआ है, आप नगर निगम वाले को कॉल नहीं कर सकते, बदबू मार रहा है कोई कोई मतलब आप उदासीन एकदम हो रखे हो, कौन तुमसे जुड़ेगा? देखो, फेसबुक पे जोड़ना और व्हाट्सएप ग्रुप का चलाना और टेलीग्राम में एडमिन बनना बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। समझ रहे हैं बात को आप? कहने का मतलब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं इन मुद्दों को लेकर के। ठीक, तो सामाजिक पूंजी का सिद्धांत कहता है कि यदि व्यक्ति सपोज करो उदासीन रहेगा तो लोग उसके साथ जुड़ेंगे नहीं, और जब लोग जुड़ेंगे नहीं
तो आप अकेले कितना भी चिल्लाते रहोगे, उस सरकार की कान तक ये आवाज नहीं जाएगी, उस अथॉरिटी के पास आपकी आवाज नहीं जाएगी। उसके लिए आवाज इकट्ठा करना पड़ेगा। कहने का एक एक डंडे की नहीं, 50 डंडों को एक गठरी बनानी होगी, तब वो मजबूत बनेगा। उसी तरह लोगों की एकता लेने के लिए आपको लोगों को जोड़ना होगा। एलीट क्लास, आप किसी भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को अभी उठा करके देख लो, अधिकतर में वंशवाद को लेकर के चल ही रहे। मैं, मेरा बच्चा, मतलब मेरी बेटी, इसके अलावा कोई है तो देख लो एग्जाम्पल्स। सामाजिक आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है आपकी, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। भाई समाज सेवा करने के लिए भी पैसे लगते हैं, फ्री में तो सब काम होगा नहीं। क्लियर मेरी बात? दूसरी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हो, राजनीति में आना चाहते हो, चुनाव लड़ना चाहते हो, उसके लिए पैसे भी चाहिए। और दूसरी, जो राजनीति से मैंने मुंह बन गया, तो देखोगे कि लोगों की जो नागरिक है वो उदासीन है। इसका कारण यही है, एक तो ये समझ में नहीं आता, दूसरी बात एक देखो, राजनीति से मोह भंग होने का एक कुछ और कारण प्रैक्टिकल तुम यहाँ पे बता सकते हो। जैसे आज देखते हो, तुमने चुनाव हुआ, तुमने वोट दिया, जिस पार्टी को तुम वोट देते हो वो सरकार में नहीं आती, ठीक? वो क्या करती है, जो सरकार में होती है उनके साथ जुड़ जाती है। और यदि उनकी पार्टी सरकार में आ गई तो फिर पता चलता है कि कल वो उस पार्टी से अलग हो गए। मतलब यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा व्यक्ति को, यहाँ तो मतदाता ठगा हुआ महसूस करता है कि हम जिसको वोट देते हैं, जिसके विरुद्ध में लोग खड़े होते हैं, कल उसी के साथ जाकर के पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो ठगा हुआ कौन महसूस करता है? आप। अरे भाई, घर से निकल करके वोटिंग करने गए कि नहीं गए? वोट दिए ना, उस वोट का क्या महत्व रह जाता है? और आज देखते हो कि व्यक्ति क्या करता है, आपस में ही लड़ने लगते हैं, उस पार्टी के नाम पे, उस पार्टी के नाम पे। और कल देखते हैं कि वही दोनों पार्टी मिलकर के एक पार्टी हो गई। सोचो। तो कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो राजनीति से मोह भंग होता है ना, उसका एक कारण है। अब हम आते हैं टॉपिक पे। बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया? टॉपिक में ये देखो कि कहा कि राजकुमार की अत्याचार इतना खतरनाक नहीं है जितना कि लोकतंत्र में नागरिक उदासीनता। अब ये सवाल क्यों खतरनाक नहीं? जो मैंने कहा कि लोकतंत्र में नागरिक क्या करते हैं, अपने नेता को चुनता है, और नेता क्या करता है, देश की दिशा और दशा बदलने के लिए नियम कानून लेकर के आता है। और यदि नागरिक उदासीन हो जाए तो नेताओं की जवाबदेही के बिना उन्हें कार्य करने की अनुमति दे देते हो तुम, जो मन करे आप देख लो, है ना? जो मैंने शुरू में भी बोला कि यदि मान लो कोई राजकुमार का यहाँ कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि बोलते हैं ना कि राजा है तो राजा का बेटा है ना, तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा। यदि वो अत्याचारी हो जाए, ठीक है, मोंटेस्क्यू का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? अरे वो एक क्षेत्र का ही राजा होगा ना, वो बहुत बड़े समूह को तो रिप्रेजेंट करेगा नहीं। लेकिन नागरिक यदि उदासीन हो जाए तो पूरे समाज को प्रभावित करता है, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है उसका नियंत्रण और संतुलन। और यहाँ पे नियंत्रण और संतुलन, चेक एंड बैलेंस जो है, कंट्रोल और बैलेंस करने का काम कमजोर होगी। यानी यदि व्यक्ति उदासीन है तो कुछ लोगों के हाथों में शक्ति क्या होगा, एकत्रित हो जाएगा, और नागरिक अपने आप को अलग कर ले। तो राजनेता क्या कर सकते हैं? अपने भाषण के माध्यम से, अपने वक्तव्य के माध्यम से, अपने एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से लोगों के विचार को बदलेंगे, लोगों के राय को चेंज करेंगे, एक नैरेटिव सेट कर देंगे। और बहुत आसानी से कर सकते हैं यदि उनको से सवाल जवाब, उनकी आलोचना न की जाए तो। और आज देखो आप प्रैक्टिकली समकालीन समय में अभी भारत में देखो कैसी स्थिति है। प्रचार इतना कर दो पता ही नहीं चले, क्या जो कमियां है उसको छुपा देते हैं। उससे भी नहीं होगा, मीडिया पे बैन कर दो, प्रेस 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 पे लगाम लगाने की कोशिश करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह से आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, बहुत अच्छे से लिख सकते हो, और ये काफी अंडरस्टैंडिंग वाली टॉपिक है। ये नहीं कि जैसे बच्चों ने लिख करके भेजा कि अब मिडाइवल हिस्ट्री में चला गया और ये पूरी कहानी बताने लगे कि ये राजा था, उसने ऐसे किया, ये नवाब थे। नहीं, ये वो इससे नहीं है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है, ठीक है? तो ये सारी चीजें हमने, जो सेंसरशिप है लगा देते हैं लोग, दमन करना, यदि मान लो सरकार के खिलाफ बोल रहा है तो चलो भाई इसको उठाओ, पकड़ो। और कोई एक सरकार नहीं, सारी सरकारें करती है। मैं पार्टिकुलर किसी एक गवर्नमेंट की नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको निबंध की
सार को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एसेंस को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मत समझना कि हम किसी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैं डर रहा हूँ, ठीक है, कहने का मतलब वो नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपके निबंध में डिमांड क्या है। आप अपने अभी स्वतंत्रता जो आपकी है विचार अभिव्यक्त करने की, उस पर पाबंदी नहीं। दूसरी बात, एक तरफ तुम देखते हो कि जो शासन करते हैं, है ना, जो सत्ता है, अधिनायक वाला कॉन्सेप्ट हो गया है। एक व्यक्ति जो कहेगा वही होगा। चाहे पार्टी में भी देख लो, पार्टी का जो मुखिया है वो जो जो कहेगा बस वही कहानी, उसी को फॉलो अप करनी है, बाकी लोगों को सुनना भी नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र तो उनके पार्टी के स्तर पे लोकतंत्र नहीं है, वहीं पे उन लोकतंत्र की नींव को कमजोर कर रहे हैं। तो सोचो कि उनसे क्या उम्मीद करते हो कि राज्य के स्तर पे या केंद्र के स्तर को लेकर के आएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? तो सबसे पहले हमने आपको यह समझाया कि सक्रिय नागरिक का मतलब क्या है, क्यों जरूरी है। अब ये भी हमने आपको बताया कि जो उदासीन होते हैं डेमोक्रेसी को लेकर के, लोकतंत्र में जो व्यक्ति की उदासीनता होती है उसके कारण क्या है। अब उस कारण को क्या करते हैं, खत्म करोगे ना। यानी सिटीजन की पार्टिसिपेशन को बढ़ाना चाहोगे, बढ़ाने के लिए क्या करोगे। बढ़ाने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे पहले तो जो हमारी युवा है उसको आपको शामिल करना होगा, युवाओं को लेके आना होगा बहुत सारे माध्यमों के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों मंचों के आधार माध्यम से पार्टिसिपेट कराना होगा अपने युवा को। वरना आजकल के युवा क्या है, पबजी खेल रहा है और नहीं तो रील बनाने में व्यस्त है। जनरली क्या है सिचुएशन, हम इसी में व्यस्त है। आपको अपने सिटीजन को शिक्षित करना होगा। व्यक्ति शिक्षित होगा तो अपने अधिकार को जानेगा, और अपने अधिकार को जानेगा तो फिर सामने वाले से सवाल जवाब करेगा। नहीं तो क्या ऑप्शन है, शिक्षित ही मत करो। तो फिर अपने अधिकार को जानेगा नहीं, तो अधिकार को जानेगा नहीं तो आपसे चुनाव में आपसे पूछेगा नहीं कि भैया आपने ये वादा किया था, आपने क्यों नहीं पूरा किया। सूचनाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करो, आसानी से उनके पास सूचना मिले, तभी तो वो अपना एक फॉर्म कर पाएंगे, अपना एक विचार बना पाएंगे। नहीं तो फिर क्या होगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक और इन सब के माध्यम से वो अपना एक नॉलेज बनाएंगे और अपना एक एजम्पशन बनाएंगे किसी चीज के प्रति। लेकिन व्यक्ति पढ़ा लिखा है, उसको सूचनाओं तक पहुंच है, तो अपना निष्पक्ष होकर के तर्क के आधार पर अपना एक विचार बनाएगा कि आप क्या सोचते हो, सही है या गलत है। वरना क्या होगा, न्यूज चैनल टीवी मीडिया जो दिखाएगा उसके होगा। और दूसरा, मीडिया साक्षरता बढ़ाना बहुत जरूरी है। वरना आप देखो किसी न्यूज चैनल को देखोगे तो किसी प्रो गवर्नमेंट, है ना, अगेंस्ट है पूरा का पूरा किसी गवर्नमेंट के खिलाफ, आप कैसे अपना व्यूज बनाओगे। आप जिस मीडिया चैनल को फॉलो करोगे, जिस न्यूज़पेपर को फॉलो करोगे, जिस मैगजीन को फॉलो करोगे, आपका एजम्पशन तो वैसा ही बनेगा। तो फिर आप क्या तर्क के आधार पे निष्पक्ष होकर के किसी चीज को क्रिटिसाइज कर सकते हो, आलोचना कर सकते हो, या उसमें संशोधन की मांग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो सोचो, एक छोटी सी टॉपिक थी, टॉपिक क्या था, टॉपिक था कि एक राजकुमार का अत्याचार इतना खतरनाक नहीं है जितना कि लोकतंत्र पे एक नागरिक की उदासीनता। सोचो ये निबंध कितना डीप में चला गया, है ना। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों ने उल्टा लिखा है, जिन बच्चों ने, कुछ बच्चों ने काफी अच्छा आंसर्स लिखा है। और हमारी कोशिश ये होती है कि जिन्होंने जो आंसर लिखा है मैं उन्हीं को कॉपी चेक करके वापस कर देता हूँ। मैं पब्लिक ग्रुप में नहीं डालता आंसर को, क्योंकि वही कहावत है ना वो थ्री इडियट में, कि भैया तुम्हें बीमारी हो रखी है तो तुम्हें बताएंगे ना कि देखो हेमोग्लोबिन कम है, ब्लड प्रेशर तुम्हारा हाई है, तो उसके लिए ये प्रिकॉशन है। कि पोस्टर छिपकाएंगे दीवार पे कि भैया इनमें ये कमी है। तो हमने कोशिश ये किया है, आपकी जो भी कॉपी थी आप लोग अपने अपने इनबॉक्स में चेक कर लीजिएगा, तो वहां पे आपको मिलेगी, ठीक। अब हमने देखा कि इसको हम बढ़ाना कैसे है और कैसे इसको हमें आगे लेकर के आना है ना। अब सवाल उठता है कि जब तुम इसके निष्कर्ष पे आओगे, कंक्लूजन पे आओगे, कुछ ना कुछ तो कंक्लूजन देना पड़ेगा। कंक्लूजन में ये बात क्लियर कर रहा है कि देखो, जो उदासीनता है, उदासीनता के कारण क्या होता है, लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण होता है। इसके आप एक तरह से परमिशन दे रहे हो। सरकार की जवाबदेही कमजोर होती है। क्लियर? तो लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है, सरकार की जवाबदेही कमजोर हो रही है, और साथ ही साथ जो लोकतंत्र की रक्षा करने में या सकारात्मक परिवर्तन को बढ़ावा देने में जो आम जनता का जो समर्थन है वो भी कहीं ना कहीं कम होता है।
आप सही को सही नहीं कहते, आप गलत को गलत नहीं कहोगे, आप न्यूट्रल हो गए। समाज में न्यूट्रल होना भी एक अपराध है। ये नहीं है कि आप हर चीज को सही कहिए या हर चीज को गलत कीजिए। आपका एक पक्ष हो सकता है, आप एक विचार बना सकते हो किसी मुद्दे को लेकर के। कहते हैं ना कि आपसे इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है कि इस पे आपकी क्या राय है, तो आपकी राय में या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, कुछ तो होगा। यदि आप अपने उसके पक्ष में जाते हो तो उसका कुछ ना कुछ तर्क होगा आपका, क्यों इस मुद्दे के अगेंस्ट में होगा, या इस मुद्दे के फेवर में हो तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो आपका तर्क होगा ना, कि आप न्यूट्रल होगा कि नहीं जी हमें कोई मतलब ही नहीं। तो आपकी उदासीनता लोकतंत्र की नींव को कमजोर करती है। इसलिए समाज में, लोकतंत्र में सक्रिय नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने इस टॉपिक को पूरे डिकोड कर दिया। मैं रिटेन आंसर जो नहीं है, ये सिनॉप्सिस क्या होता है, क्योंकि देखो हमारा उद्देश्य ये है ना, यदि मान लो आप देखते हो कि किसी का रिटेन ऐसे पढ़ के आप क्या होते हो कि आप एक ही तरह का फॉर्मेशन कर लेते हो, है ना। यहाँ पे ओरिजिनलिटी आपकी होनी चाहिए। हमारे पास बहुत ऐसे बच्चे जो यूपीपीसीएस और यूपीएससी मेंस लिख रहे हैं। अधिकतर बच्चों में एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप क्या करते हो कि एक ही पैटर्न पे फॉलो अप करते हो। यहाँ पे ओरिजिनलिटी दिखनी चाहिए, आपकी अपनी क्रिएटिविटी दिखनी चाहिए। कॉन्टेक्स्ट तो उल्ट बदलेगा नहीं, समझे बात को, कॉन्टेक्स्ट नहीं बदलेगा, लेकिन उसमें जो भाषा का प्रयोग करते हो, जिन शब्दों का चयन आप करते हो, वो आपकी अपनी होती है ना। तो हमने स्ट्रक्चर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिनॉप्सिस जो इसकी दी, मैंने बता दिया कि इस एस्से को आपको डिकोड कैसे करना है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इस एस्से को आप लिखो, आप खुद से भी इसको लिख करके ग्रुप में शेयर करोगे, हम आपको इवैल्यूएट कर देंगे। अदरवाइज आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट यदि एस्से राइटिंग का सेशन हमारे साथ लेना चाहते हो, जिसमें हम लोग वीकली लाइव सेशन भी करते हैं, वीकली को आपको कंटेंट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, 1-to-1 मेंटरशिप देते हैं, तो आप हमारे जो ब्लू आईएस का ऐप है, आप उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, वहां पे आप उस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। पूरे 1 साल का कोर्स होता है, जिसमें हम आपको यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी के जो निबंध के हैं उसकी एक अलग क्लासेस होती है, उसमें लाइव सेशन हम आपके साथ देते हैं। क्योंकि देखो यहाँ तो जो टॉपिक हम दे रहे हैं वो रैंडमली टॉपिक है। हम पॉलिटिकल थीम उठाते हैं, हम फिलोसफिकल थीम उठाते हैं, हम साइंस एंड टेक का थीम उठाएंगे। लेकिन जब क्लासेस होती है तो उसमें प्रॉपर एक क्लासेस चलती है, उसकी एक लेक्चर क्लासेस होती है, लेक्चर क्लासेस के बाद फिर आपको निबंध होते हैं। एक प्रोसेस होता है, क्योंकि देखो एक सोचो कि यूपीएससी के पेपर्स में आप देखोगे तो आपके पेपर्स कितने हैं, 250 नंबर का एस्से है ना। आप कितना समय देते हो एस्से पे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेंस होगा, प्रीलिम्स हो जाएगा, तब उसके समय 2-4-5 एस्से लिखेंगे। मैं ये नहीं कहता कि रोज पढ़ो, लेकिन वीक में एक क्लास हो, उसमें आप लिखो, उसको चीजों को समझो, क्योंकि थिंकिंग एक दिन में प्रोसेस में नहीं आता। थिंकिंग के लिए एक प्रोसेस चलती है, इवेल्युएट होती है, विकसित होता है थिंकिंग, आपकी सोच बदलेगी, आप चीजों को पढ़ेंगे, आपको एक सिलेक्टेड कंटेंट्स दिया जाएगा कि आप यहाँ से पढ़ो, यहाँ से आप अपनी थिंकिंग को डेवलप करो। क्योंकि देखोगे निबंध जिस तरह से, आप बीपीएससी का ही निबंध देख लो, किस तरह का निबंध का नेचर चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ पे आप रटे रटाए चीजों पे नहीं जा सकते, आपको अपनी क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप ज्वाइन करें, लेकिन जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, ब्लू आईएस से आप ऐप को डाउनलोड कर ले, वहां पे आपको मिलेगा, ये प्रोग्राम पूरा कर सकते हो। अदरवाइज आपको पता ही है, हमारा जो एस्से राइटिंग का जो यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसी और एमपीपीएससी के जो ग्रुप है, वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन करोगे। वीक में एक एस्से यहाँ पे आपको मिलता है, उस एस्से को भी लिख करके आप भेज सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्लासेस आपको नहीं मिलेगी। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको इस टॉपिक को डिकोड कर चुका हूँ, जो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी को कोई डाउट लगता है या कुछ लगता है कि नहीं सर इसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड होने चाहिए थे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी जरूर बता सकते हो। बाकी अब हमारा यहाँ पे व्हाट्सअप टेलीग्राम नंबर है, आप यहाँ पे अपना इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उम्मीद है हम इसी तरह से कोशिश करेंगे कि वीक में एक वीडियोस आपको दें, ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन पाए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू।